नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। एक समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और हे भारत के युवाओं, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें महान लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इस अनमोल वचन में खुशहाल जीवन का सार छिपा हुआ है। लेकिन जब आप बिहार की तस्वीर को देखते हैं तो नजर आते हैं गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी और पलायन। अब सवाल यह है कि भगवान बुद्ध और महावीर, आर्यभट्ट और चाणक्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक और वर्तमान में लालू और नीतीश की भूमि पर आज ये तस्वीर क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इसके लिए यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं या यहाँ की राजनीति? आज हम पुरवैया डीएनए में बिहार के चुनावी मुद्दे, युवाओं और किसानों की स्थिति का डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव में सेक्युलरिज्म के मुद्दे की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस समय जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक कहा जा सकता है यहां फिलहाल सेक्युलरिज्म कोई मुद्दा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सेक्युलर राग अलापने वाली पार्टियों का हृदय परिवर्तन हो गया है या इसके पीछे उनकी खास रणनीति है? आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे मेन एजेंडा जिस काम के कारण हम चुनाव में जा रहे हैं, एक ही लक्ष्य है कि हमने 10 साल में क्या काम किया है। लोग ज़मीन पे है, जनता वो देखे, और हमने जो अपना निश्चय बताया है 7 सूत्री निश्चय, वो भी जनता के पास है। तो जनता काम के आधार पर हमें वोट दे। हम अपना चुनाव आधार यही बना रहे हैं कि हमें काम के आधार पर वोट चाहिए, और बाकी लोगों के वादे देख लीजिए, हमारा काम देख लीजिए। महागठबंधन का एक ही मुद्दा है, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये मेरा मूल जो अवधारणा है हमारी पार्टी का और महागठबंधन का, दोनों का। तो विकास सामाजिक न्याय के साथ, आर्थिक न्याय भी, सामाजिक न्याय का तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया, उसके साथ आर्थिक न्याय, डेवलपमेंट और गवर्नेंस में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। महागठबंधन के नेताओं के ये बयान बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, जब नरेंद्र मोदी पर विपक्षियों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। मोदी पर जितने हमले किए गए, मोदी उतने ही मजबूत बनकर उभरे। अब बीजेपी बिहार चुनाव पीएम मोदी के चेहरे को सामने रखकर लड़ रही है। शायद यही वजह है कि विपक्षी इस बार सांप्रदायिकता को मुद्दा नहीं बना रहे हैं। तो हम उसकी बात करते हैं। तो विकास जो है वो बड़ा मुद्दा है, युवा एक बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टेट होना चाहिए और सब जाति धर्म का जहाँ इंक्लूसिव कॉपरेशन होना चाहिए। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो एक तबके की बात करते हैं, जिससे कि एक हमारा तबका यूनाइट हो जाए और हमारे साथ हो जाए और हमको सत्ता पे ला दे। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई बातें ऐसी हुई हैं जिसने सेक्युलर पार्टियों को बीजेपी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले मुद्दे को लेकर बैकफुट पर ला दिया है। महागठबंधन से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी ने नीतीश और बीजेपी के रिश्ते की बात की, और उसके बाद बिहार में ओवैसी की एंट्री हुई। ओवैसी भी खास संप्रदाय की जगह विकास की बात कहते दिखे। बीजेपी इस बदली हुई परिस्थिति पर चुटकी ले रही है। देखिए, विपक्षी के पास तो अब कोई मुद्दे रहे नहीं हैं, और विपक्षियों के ये सियारी धूर्त जो कहते हैं, लोमड़ी की धूर्तता वाली बात जो है वो बिहार की जनता ने इनकी धूर्तता समझ ली है। बिहार की जनता ने समझ लिया है कि नीतीश कुमार जंगल राज के मुखिया के गोद में बैठ के बिहार में जंगल राज 2 लाना चाहते हैं। कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता करके तो क्या भ्रष्टाचार और ये जंगल राज से बिहार का विकास होगा? बिहार के विकास के लिए जो थैली खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दे देगी बिहार की जनता? हालांकि समाज के प्रबुद्ध लोग सांप्रदायिकता की जगह विकास को मुद्दा बनाने से खुश हैं।
हम लोग अब आज तक जितने भी पुराने इलेक्शंस देखे हैं वहाँ पर सांप्रदायिकता का जो बात होती है वो सबसे अहम मुद्दा रहता है, लेकिन ये चुनाव ऐसा है जहाँ सांप्रदायिकता की जो बात है वो बिल्कुल गौण हो गई है और सिर्फ विकास का मुद्दा हावी है। इससे ये समझ में आता है कि जनता भी इस पुराने घिसे पिटे जो मुहावरा है सांप्रदायिकता को लेकर, जो बाकी पार्टियां जो हमेशा इस चुनाव में इस मुद्दे को सबसे आगे रखती है, वो मुद्दा बिल्कुल गौण हो गया है। जाहिर है इन तमाम बातों से साफ होता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने तमाम सेक्युलर पार्टियों को बड़ा सबक दे दिया है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज के पास, जिन्होंने ये रिपोर्ट कवर की है। आनंद, इस रिपोर्ट के मायने ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि बिहार में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, बिहार का विकास, और बाकी के सारे मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे, और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने भी राजनीतिक दलों से बातचीत की और जितने नेताओं से बाइट लिया, फिर जिनके पास भी मैं बैठा बातचीत करने के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड कई नेता ये कह रहे हैं कि इस बार अगर सेक्युलरिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया तो पोलराइजेशन का खतरा है। लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं कि जिस बड़े पैमाने पर जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने नरेंद्र मोदी पर यह कह के हमला बोला था कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर है, उनके आने से देश का माहौल ख़राब हो जाएगा, इसके ठीक उलट हुआ और ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और उनके सहयोगियों को मिला। रामविलास पासवान जैसे नेता जो कई बार बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला था, गोधरा कांड के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने गोधरा कांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो कई तरह की ऐसी बातें हुई हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में जो नया देखने को मिला। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा देखी गई है, उस स्टेट में अगर इस बार विकास का मुद्दा सारे मुद्दों से ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और यही वजह है कि आम लोगों से भी अगर हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि हमारे लिए भी एक सुखद संकेत है कि इस बार जाति, धर्म, ये तमाम बातों पर वोट, मतलब जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर इस बार अलग ही तरह की सियासत चल रही है। और एक बात गौर फरमाई आनंद आपने, कोई भी नेता हो, यहाँ तक कि ओवैसी भी बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो वो एक बार भी ये नहीं कह रहे कि हम अक़लियत की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास चाहते हैं। तो जब एक व्यक्ति विशेष सिर्फ विकास को मुद्दा बनाए हुए है और तमाम दल इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जाहिर तौर पर वोटों के पोलराइजेशन पर उनका खासा ध्यान है। देखिए, जब ओवैसी आते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो कट्टर नेता है और अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं और कई बार उन्होंने दिया और अभी तक दे रहे हैं, लेकिन वो जब सीमांचल इलाके में पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मैं सीमांचल का विकास चाहता हूं, सीमांचल का विकास आज तक नहीं हुआ। आप इशारा समझ सकते हैं। तारिक अनवर, जिन्हें एक बड़ा लीडर माना जाता है, खासकर मुस्लिम बेल्ट में कटिहार के सांसद हैं, वो उन्होंने भी यही कहा कि इस बार विकास मुद्दा रहेगा। वो मुस्लिम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया मुलायम सिंह यादव, वो नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा के वो भी कर रहे हैं कि विकास मुद्दा रहेगा। यानी कि इस बार जो लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, इस बार जो छिन-भिन्न ताना जो पूरा छिन-भिन्न हो गया है राहुल, ये मज़ेदार है कि इस बार देखने को मिलेगा कि जो खुद को सेक्युलर कहते थे उन्हें वो सेक्युलरिज्म का वोट मिला या नहीं, या फिर जो विकास के बात करके जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास के नाम में उन्हें वोट मिलता है या नहीं। मतलब कोई भी इस तरह के शब्द के इस्तेमाल से बचना चाह रहा है आनंद, और इसका लब्बो-जुआ एक ही है कि विकास एक अहम मुद्दा है और उससे सबसे ज़्यादा वोट की चोट की जा सकती है, उसकी मदद ली जा सकती है। लिहाजा यही वजह है कि सियासी पार्टियां इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सियासी पार्टियां सेक्युलरिज्म छोड़कर विकास को क्यों मुद्दा बना रही हैं, और बिहार में इस बार किस तरह की सियासत चल रही है, इसकी अगर वानगी देखनी हो तो चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की सीट शेयरिंग के बाद अब उम्मीदवारों के चयन और उसके बाद की माथापच्ची शुरू हो गई है। तो वहीं चुनाव आयोग बिहार में वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, यानी लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की भागीदारी और विश्वास कैसे बढ़े, इसमें जुटा हुआ है। और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लें, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हाल के वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बात तो खूब करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। अब देखिए, 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 52.7% वोटिंग हुई थी। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। देश की दशा और दिशा जो तय होगी इसी लोकतंत्र के महापर्व के आधार पर होगी, और इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे उसी के आधार पर
बिहार की दिशा तय होगी। तो इसमें युवाओं को इसलिए भी ध्यान देना और उनके लिए ये वोट कास्ट करना ज़रूरी है कि वो आज के ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे हैं, वोट देने लायक हैं। तो आइए जानते हैं बिहार में युवा किस हद तक चुनाव को प्रभावित करेंगे। बिहार के 58% जनसंख्या 0 से 25 साल की आबादी के बीच की है। 27% जनसंख्या की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। ये 27% चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि इन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और जीवन के लिए बेहतर माहौल चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है। श्रम मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बिहार में 15 से 17 वर्ष के 31% युवा बेरोजगार हैं, जबकि इसी आयु वर्ग में देश में 17% युवाओं के पास कोई रोजगार ही नहीं है। यानी इस मामले में देश के औसत से बिहार का औसत बेहद खराब है। अब देखिए, बिहार में 18 से 29 वर्ष के 17% युवा बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस आयु वर्ग के मात्र 13% युवा ही बेरोजगार हैं। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं। श्रम मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का हर चौथा शख्स यानी ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। यानी बीए पास 25% युवा के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेटधारी 19.1%, मिडिल और हायर सेकेंडरी पास 8.4%, प्राइमरी लेवल की शिक्षा ग्रहण करने हुए 2.5% और प्राइमरी से कम 2.9% और 2.4% निरक्षर बेरोजगार हैं। इन आंकड़ों को देखकर खुश नहीं हुआ जा सकता क्योंकि जो युवा कोई काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा खेती बाड़ी से जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में खेती की क्या स्थिति है। आइए आपको विभिन्न पेशों में रोजगार की क्या स्थिति है उसके बारे में भी बता देते हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 45.2% युवा खेती, 20.1% निर्माण क्षेत्र, 11.8% व्यापार, 10.6% मैन्युफैक्चरिंग और 8.4% युवा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 3,345 इंडस्ट्रीज हैं जो देश भर का महज 1.5% ही हैं। बिहार में युवाओं के पास रोजगार क्यों नहीं है, ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। सियासी पार्टियों को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी क्योंकि युवाओं को काम चाहिए, खोखले वादे नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार युवाओं के सपने सच होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, युवा अगर बदलता है तो पूरी तरह से परिवर्तन लाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वज्ञा डीएनए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। राज्य के 76% लोगों की आजीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है। लेकिन इन सब के बाद भी बिहार में किसान बदहाल हैं। उसके सामने कई तरह की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। आइए जानते हैं क्या है वो समस्याएं। वर्ष 2015-16 के बिहार सरकार के बजट में कृषि के विकास के लिए 2,342 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो बजट का कुल जमा 4.10% है। राज्य में भंडारण और यातायात सुविधा के अभाव में किसान अपने उत्पाद को कम दाम में बेच देता है, जिससे उसे लागत वसूल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहार में अब तक खेती का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। आज भी किसान पुराने तरीके से ही खेती कर रहे हैं। पारंपरिक तरीके से खेतीबाड़ी होती है। ज्यादातर किसानों को नई तकनीक की जानकारी तक नहीं है। पिछले एक दशक में मौसम में भी काफी तेजी से बदलाव आया है। पिछले 6 सालों में 4 साल ऐसे रहे जब बिहार के किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी बिहार में वैकल्पिक खेती का कोई कंसेप्ट लागू नहीं हुआ। अब खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। युवा पीढ़ी तेजी से खेती से दूर होती जा रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि ज्यादातर किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी तक नहीं होती। यही वजह है कि किसान उसका फायदा नहीं उठा पाते।
इसके अलावा उन्हें सामान नहीं मैसर हो पाता है, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसके कारण वो अपनी खेती बाड़ी के सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, इसलिए उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य नहीं देख पाता है। अब देखिए, इस साल नीतीश सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 200 करोड़ और उपकरण खरीद में अनुदान के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार प्रति एकड़ एक पटवन के लिए 300 रुपए दे रही है। धान के फसल के 5 पटवन के लिए राशि मुहैया कराने का प्रावधान है। इस तरह प्रति एकड़ सरकार किसानों को धान की एक फसल के लिए 1,500 रुपए देगी। डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को डीजल की खरीदारी करने वाले पेट्रोल पंप से रसीद लेनी होगी। उस रसीद को किसान डीजल अनुदान वाले आवेदन में लगाकर किसान सलाहकार कृषि समन्वयक या फिर प्रखंड कृषि कार्यालय को जमा कराएंगे। उस आवेदन का कृषि समन्वयक सत्यापन कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। बीओ की ओर से किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान की राशि भेज दी जाएगी। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जुलाई महीने में डीजल अनुदान देने की घोषणा की थी। नीतीश सरकार की घोषणा के लगभग 2 महीने बीतने को हैं, लेकिन एक जिले की बात छोड़िए, पूरे बिहार में ज्यादातर किसानों को डीजल अनुदान की राशि मिली तक नहीं है। अगर वो राशि मिल भी जाती तो मौसम के मिजाज को देखते हुए वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही साबित होती। सूरज आग बरसा रहा है, धरती बूंद बूंद को तरस रही है, फसलें सूख रही हैं, किसानों का कलेजा फटता जा रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं वो अकाल की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर बारिश अभी कुछ दिन नहीं होती है तो क्या स्थिति होगा? अकाल घोषित अकाल लिखा जाएगा। कितना लागत लगाए थे आपने? कितना? शुरू से मोरी दिए, मोटरे मशीन से पटाए हैं, रोपे हैं, आज तक देखे कि नर निकौनी सब कर रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान की घोषणा की गई, लेकिन ज्यादातर किसानों को ये राशि नहीं मिल पाई है। डीजल का पैसा मिल रहा है? छोड़ने कौन है पैसा नहीं कि डीजल मिल रहा, पैसा मिल रहा। बिहार के किसान हर साल इस तरह के हालात झेलने को आदी हो गए हैं। पिछले 6 सालों में 4 साल सूखा पड़ा, लेकिन इस बार का सूखा पहले के सूखे से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस साल सावन भी दगा दे गया, भादो भी कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। मसाढ़ी गांव के फतुहा प्रखंड के मुहाने पे हम बैठे हुए हैं और यह 12 गांव के पटवन का यह स्रोत है जहां आप हमसे बात कर रहे हैं। और कुइयां में भैंस बांधा हुआ है। यहाँ कभी धारा चला करती थी, सब है धारा चलाए। इतनी तेज करंट और कितने लोग इसमें डूब के मर गए। और इस सावन से दब कभी भादो नहीं होता है, सावन से दुबर भादो न हो वही। और देखिए भादो की स्थिति कि कुइयां में भैंस बांधल है, खेत में दरार फटल है। स्थितियों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि बिहार के किसान मौसम और सिस्टम की दोहरी मार झेल रहे हैं। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के 50% के पास जमीन नहीं है। यानी जिनके पास जमीन नहीं है वो पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने को मजबूर हैं। 1 एकड़ जमीन लेने के लिए औसतन 10 से 12 हजार रुपए किसान को खर्च करने पड़ते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो धान की खेती में कम से कम 15 से 16 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा मजदूरी और खाद पर 1 एकड़ में लगभग 5,000 रुपए और खर्च होंगे। यानी एक भूमिहीन किसान को 1 एकड़ जमीन पर धान की फसल उपजाने में 30 से 33 हजार रुपए खर्च करने होंगे। अगर बारिश हो जाती है तो ये राशि 15 से 16 हजार और घट जाती है। अब जरा आप ही सोचिए, इतनी लागत के बाद किसानों को क्या मिलेगा? 1 एकड़ में धान की अच्छी फसल हुई तो 16 से 18 क्विंटल धान का उत्पादन होगा। पिछले साल बिहार सरकार ने 1 क्विंटल धान की कीमत 1,360 रुपए तय की थी। 300 रुपए का बोनस अगर जोड़ भी दें तो ये राशि हो जाती है 1,660 रुपए। इस रेट से 18 क्विंटल धान की कीमत होगी 29,880 रुपए। यानी अच्छी फसल के बावजूद किसान को सिर्फ और सिर्फ घाटा होगा।
किसानों के साथ ये स्थिति सिर्फ इस साल नहीं है, हर साल किसान इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक बिहार का किसान परिवार औसत मासिक खर्च 2,770 रुपए ही कर पाता है, जबकि खेती सहित दूसरे सारे स्रोतों से मुझे औसतन मासिक 2,115 रुपए हासिल होते हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूरी भी शामिल है। यानी किसान का परिवार औसतन मासिक खर्च उसकी मासिक आमदनी से लगभग 25% ज्यादा होता है। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसान साल दर साल करीब जिस तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं वे गरीब होते जा रहे हैं। उन्हें सिस्टम और मौसम दोनों की मार झेलनी पड़ रही है। किसानों के इस हालात पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वे आगे कैसे बढ़ाएं बिहार के किसानों को। इधर झारखंड सरकार ने राज्य के 50 लाख बीपीएल परिवारों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। रघुवर सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सरकार अपनी योजना का ढिंढोरा पीटने में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी ने बीपीएल परिवारों को लुभाने और बड़े वोट बैंक को खुद के लिए सुरक्षित करने का बड़ा दांव खेला है। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत सरकार राज्य के सभी बीपीएल परिवारों का सरकारी खर्च पर बीमा कराएगी। अगर ऐसा हुआ तो राज्य के करीब 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना सरकार की ओर से होगा, जिसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री जी ने की है। और ऐसे 50 लाख अभी बीपीएल परिवार झारखंड में हैं, जिनके बीपीएल उनके बीमा की जो राशि है लगभग 6 करोड़ रुपया झारखंड सरकार बेयर करेगी, देगी, और सभी बीपीएल परिवारों की सामाजिक सुरक्षा बीमा का भार सरकार वहन करेगी। बीजेपी इस स्कीम के प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं विपक्ष सरकार की इस घोषणा पर सवाल उठा रहा है। अगर इस प्रकार सरकार करती है और बीपीएल परिवारों को देश सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में समानता दिखे तब तो केवल घोषणा से तो नहीं होगा। घोषणाएं तो विगत 10 महीनों से हम सुनते आ रहे हैं। घोषणाओं सुनते सुनते कान पक चुका है। अब घोषणा नहीं, कुछ धरातल पर उतारे वो हम देखना चाहते हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के बीपीएल प्रेम पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि ये घोषणा बिहार चुनाव को देखते हुए की गई है। पहले से यह बीपीएल का जो सर्वे हुआ है उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ऐसे में एक और खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी आज तक लागू नहीं कर पाई राज्य सरकार। फिर किस आधार पर सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर झारखंड में इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं, ताकि इसका सीधा लाभ बिहार के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मिले। बीजेपी का बीपीएल परिवारों के प्रति उमड़ रहे इस प्रेम को देखते हुए राजनीति होना जायज है, क्योंकि राज्य की बीपीएल सूची में भारी गड़बड़ियां हैं। सूची में बिना गलती को सुधारे अगर ये योजना लागू हो जाती है तो बीपीएल परिवारों के बहाने धन्ना सेठों को भी सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ मिल जाएगा। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। झारखंड में 14 सालों बाद 2014 में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी ने चुनाव के पहले राज्य की जनता से कई वायदे किए थे। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देना भी उसका एक हिस्सा था, और उस वादे की ही एक कड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि घोषणा की टाइमिंग और बीपीएल सूची में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सरकार को चाहिए कि वो सूची में शामिल लोगों की जांच पड़ताल करके ही योजना का लाभ दे, ताकि उसका लाभ हर जरूरतमंद को मिल सके। और इसी के साथ पुरवैया डीएनए में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।